नमस्कार दोस्तों। हम लोग एल्टेरिया का जो चौथा सेट है स्टार्ट कर रहे हैं। 3 सेट हम लोग पहले कर चुके हैं, ये चौथा सेट कर रहे हैं बिहार दरोगा का। चलिए देखिए, पहला है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए। देखिए यहाँ पे है कि 5 टीमों ने भाग लिया। 2023 के जो संस्करण है ये पहला संस्करण है और इसमें 5 टीम ने भाग लिया और 5 टीमों में टोटल कुल मैच कितने हुए, 22 मैच हुए। ठीक है। और इसमें जो विजेता टीम रहा वो है मुंबई इंडियंस और उप विजेता कौन है, दिल्ली कैपिटल। अगर बात किया जाए आईपीएल का, तो आईपीएल का जो पहला संस्करण हुआ था आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग, उसका 2008 में, कब हुआ था, 2008 में। और ये है आईपीएल जो है वो मेंस के लिए, मेंस क्रिकेटर के लिए है और ये वोमेंस के लिए ये पहला संस्करण हुआ। ठीक है, आईपीएल के तर्ज पर ही इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा मणिपुर। देखिए मणिपुर में यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ, बाकी जो तीनों जगह है यहाँ पे चुनाव कराए गए हैं। अगर बात किया जाए विधानसभा सीट की, तो ये जो चारों है राज्य यहाँ पे सब में 60-60 सीट है। ठीक है, कितने हैं, 60-60, सारे में 60-60 यहाँ पे विधानसभा सीट है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस तिथि को मनाए जाने की, मतलब किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। ये आपका आंसर होगा 15 फरवरी को। देखिए बिहार सरकार ने पिछले साल यानी कि 2022 में प्रत्येक 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा किया। ठीक है, इसका ये था लक्ष्य, ये मतलब इसके कारण क्या था। देखिए मुंगेर के तारापुर में, जो मुंगेर का तारापुर है, वहाँ पे क्या हुआ था कि भारतीय ध्वज फहराने के कारण 15 फरवरी 1932 को 34 स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया। ठीक है, और उन्हीं शहीदों को याद रखने के लिए बिहार सरकार ने 2022 से 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने का फैसला लिया। जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो तारापुर, जो तारापुर शहर है, जो तारापुर वहाँ का टाउन है मुंगेर का, वहाँ के वो लोग पुलिस चौकी पे भारतीय ध्वज फहराने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी दौरान अंग्रेज सिपाहियों द्वारा फायरिंग किया गया और उसमें जो है 34 यानी कि 34 स्वतंत्रता सेनानी मारे गए और उन्हीं को याद करने के लिए ये जो है 15 फरवरी को बिहार सरकार ने यह फैसला लिया कि शहीद दिवस मनाएंगे। अगला देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है। तो ये कौन सा है, मध्य प्रदेश। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ना निसार, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ कब, 2019 से। कब से, ये 2019 से इसको स्टार्ट किया गया और ये प्रोजेक्ट का जो है प्रक्षेपण करने का जो लक्ष्य है कब किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 2024 में। अगर हम निसार की बात करें तो निसार का जो फुल फॉर्म होगा नासा इसरो, एन से नासा और आई से इसरो और एस फॉर आपका हो जाएगा सिंथेटिक और ए फॉर हो जाएगा अपर्चर रडार। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, याद रखिएगा, सिंथेटिक अपर्चर रडार। एन से तो पता है, पहला ऊपर लिख दिया गया है, एन से नासा इसरो। ठीक है, तो ये नासा जो है ना, ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, अमेरिका का है ये, और ये जो इसरो है वो है भारत का स्पेस एजेंसी। ठीक है, अगला देखते हैं, श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो मथुआ महामेला जो है ना, इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया। कहाँ पे किया गया, पश्चिम बंगाल में।
17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो देखिए, जो 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया उस दौरान 70 देशों के लगभग 3500 से अधिक प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जो गीत का अवार्ड दिया गया वो नाटू नाटू को दिया गया। अगर क्वेश्चन की बात करें, अगर इसमें कहे कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो वो दिया गया फेबल मैन्स को। किसको? फेबल मैन्स को। फेबल मैन्स को दिया गया। ठीक है, चलिए, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मिस यूनिवर्स जो 2022 का आयोजन है वो किया गया आपको अमेरिका में। ठीक है, और इसका जो विजेता रही वो कौन है? आर बोनी गैब्रिएल। किसने जीता था ये 2022 का मिस यूनिवर्स? वो जीता था आर बोनी गैब्रिएल ने। ठीक है, अगर बात किया जाए कि 2023 का जो मिस यूनिवर्स होगा उसका आयोजन कहाँ होगा, तो वो होगा अल सल्वाडोर में। कहाँ पे? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर कहाँ है? ये मध्य अमेरिका में है। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया? तो ये किसे किया गया? तो ये है शिवा चौहान को। किसे किया गया? शिवा चौहान को। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने। किसने जीता है? जोनाथन क्रिस्टी ने। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया? ये जकार्ता में आयोजित किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? पूछ रहा है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का जो थीम है वो क्या है? देखिए, प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसका इस बार का जो थीम है वो है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विटी। यानी आपका जो पहला ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विटी। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। जो स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा है वो किससे संबंधित है? देखिए, जो ये स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, और यह भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा है जो राजस्थान में बनाया गया है। और ये जो स्टैचू ऑफ बिलीफ को आप 20 किलोमीटर दूर से भी आप देख सकते हैं। मतलब इतना आपको बड़ा है कि आप 20 किलोमीटर दूर से भी आपको ये दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा भगवान शिव से संबंधित है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन जो 2023 है उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगर बात करें क्वाड की, क्वाड का मतलब जैसे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब चतुर्भुज, तो यहाँ पे 4 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन से देश हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत। ये जो चारों ऑप्शन है ना वो सभी क्वाड के सदस्य हैं। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? यहाँ पे पूछ रहा है कि हेरिटेज सिटी, सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का जो पुरस्कार दिया गया वो किसको? अहमदाबाद को दिया गया। अगर बात किया जाए कि पर्यटन के समग्र विकास हेतु किसे दिया गया, तो यह पुरस्कार जो पर्यटन के समग्र विकास हेतु उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है, और ये हेरिटेज सिटी का पुरस्कार अहमदाबाद को, लेकिन पर्यटन के समग्र विकास के लिए उत्तराखंड को यह पुरस्कार दिया गया। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? एयर इंडिया जो है वो विस्तारा एयरलाइंस के साथ वो क्या करेगी? वो अपना उसमें विलय कर देगी। देखिए, जो ये टाटा सन्स ने मतलब कि ये जो पूर्ण स्वामित्व वाली ये कंपनी है एयर इंडिया, जो कि ये भारत सरकार की जो कंपनी, जो भारत सरकार की ये थी, जिसको टाटा ने खरीद लिया
और यह क्या करने जा रहा है कि इसको विस्तारा में इसको क्या करेगा, मर्ज कर देगा, ठीक है, इसको विलय कर देगा। नेक्स्ट देखिए 2019 सॉरी अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2024 में कौन से देश के द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाएगा श्रीलंका द्वारा। किसके द्वारा, श्रीलंका द्वारा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में देखा जाए तो 126 है, ठीक है। 136 देशों की सूची में 136 देशों की सूची में भारत को 126वां स्थान मिला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। अगर बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की कि कौन इसे जारी करता है, तो देखिए यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ठीक है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो 32वें व्यास सम्मान 2023 से डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया। देखिए ये ज्ञान चतुर्वेदी जी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कौन है, कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ। इनका उपन्यास है एक पागल खाना। किसके लिए, कौन से उपन्यास के लिए दिया गया इनको, तो इनका उपन्यास पागल खाना के लिए इन्हें 32वां व्यास सम्मान दिया गया। पाक जल डमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो पहले भारतीय हैं संपन्ना रमेश सिलार। सपन्ना नहीं, संपन्ना, क्या हो जाएगा ये, संपन्ना रमेश सिलार, ठीक है। और ये जो है ना, ये बीपीएड के छात्र हैं। बीपीएड जैसे बीएड होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो ये कर रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इन्होंने 29 किलोमीटर की दूरी को लगभग 5.5 घंटे में कंप्लीट किया तैर के। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया। देखिए जो प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड है ना, वो राष्ट्रपति द्वारा ही भारतीय सेना को या फिर पुलिस एकेडमी को दिया जाता है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, ठीक है। चाहे वो कोई स्टेट पुलिस हो या यूनियन टेरिटोरी की पुलिस हो, उन्हें प्रदान किया जाता है। और ये जो सबसे पहले जो मिला था ना, अगर सबसे पहले की बात की जाए तो सबसे पहले दिया गया था 27 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। वो इंडियन नेवी को ही मिला था। किसे मिला था, इंडियन नेवी को। और इस बार जो अभी मिला है वो मिला किसको मिला, आईएनएस द्रोणाचार्य को। आईएनएस द्रोणाचार्य, ये जो आईएनएस द्रोणाचार्य है ना, ये केरल में है। कहाँ है, केरल में। ये एक ट्रेनिंग सेंटर है किसका, तो ये गनरी जो डिपार्टमेंट है, वो सीमैन का जो गनरी डिपार्टमेंट है उसका ये ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। अगर बात किया जाए प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड की, तो ये एक प्रेस्टिजियस यानी कि प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार के रूप में राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और ये मतलब सेना को या फिर से आपको पुलिस विभाग को ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा आईएनएस द्रोणाचार्य। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ये कहाँ स्थापित की गई, भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला जो है ये जयपुर में स्थापित किया गया। देखिए यहाँ पर मानव व्यवहार का अध्ययन भी किया जाएगा। यहाँ पे मानव व्यवहार के अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया। तो ये नितिन गडकरी साहब द्वारा किया गया, मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण। हाल ही में ईला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो उनका जो संबंध है ईला भट्ट का, वो समाज सेवा से। देखिए ये जो है ईला भट्ट, ये एक गांधीवादी विचारधारा की महिला है, ठीक है, जिनका निधन नवंबर 2022 में हो गया। और ये एक मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला रोजगार से महिलाओं को
इसके लिए ये काम करती आई है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? देखिए, भारत की अगर भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन की बात की जाए तो वो गंगा नदी बेसिन है। और भारत की दूसरा सबसे बड़ी नदी बेसिन की बात की जाए तो वो गोदावरी नदी बेसिन है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित दर्रा है वो नाथुला दर्रा है। ठीक है, नाथुला दर्रा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 4328 मीटर। अगर बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई की तो 4328 मीटर है। केसर मिश्रण है, देखिए पूछ रहा है केसर मिश्रण है, ऑप्शन दिया है कि बीज एवं कलियों का, पत्ती एवं तनों का, बीज एवं जड़ों का, फूल एवं बीज का। तो जो केसर मिश्रण है आपका बीज एवं कलियों का। ठीक है, देखिए केसर जो फूल के स्त्री भाग से प्राप्त होता है, जो ओवरी है ना वो ओवरी से प्राप्त होता है। ठीक है, जो बीज बनाने वाला भाग है ये। तो कहाँ से केसर मिश्रण क्या है, किसका है? बीज एवं कलियों का। मिकिर की पहाड़ी स्थित है, मिकिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? देखिए चिपको जो आंदोलन है ना, लोग जो वृक्ष जब ये कट रहा था, काटा जा रहा था तो लोग चिपक जाते थे, उसको वृक्ष को पकड़ लेते थे। ठीक है, नहीं काटने के लिए पहले मुझे काटो बाद में वृक्ष को। ये आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा 1970 में। कब? 1970 में। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? यानी कि ये जो पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है वो है औद्योगिक प्रबंधन। देखिए वन रोपण, जो वनारोपण किया जाता है, वन्य जीव सुरक्षा की जाती है, जल प्रबंधन होता है, ये सबका जो है पारिस्थितिकी को संतुलित रखने के लिए किया जाता है और ये औद्योगिक प्रबंधन इसमें नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध यानी चारों तरफ से वो देश, यानी किसी देश से घिरा हो, मतलब इसका भी पानी से ना घिरा हो। ठीक है, चारों तरफ कोई ना कोई देश हो, इसको स्थल रुद्ध बोलते हैं, मतलब स्थल से घिरा हुआ। ये है हंगरी। अगर सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश की बात किया जाए तो वो है कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है थॉर्नवेट का। किसका है? थॉर्नवेट। थॉर्नवेट ने कहा था कि वनस्पति जो है वो जलवायु का सही सूचक है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इन्होंने वर्षा और प्रकृति वनस्पति के आधार पर ही जलवायु का वर्गीकरण किया था। ठीक है, वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति, जो प्राकृतिक वनस्पति है मतलब अलग अलग मौसम में जो वनस्पति उगता है और उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, जो जलवायु का वर्गीकरण किया था थॉर्नवेट ने। ठीक है, भारत के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा है किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? जो अभी चुनाव होता है, ठीक है, ये चुनाव की जो प्रणाली है अप्रत्यक्ष रूप से किसी को चुनना, वो कब से ये आरंभ हुई? तो ये आरंभ हुआ था, याद रखिएगा, 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम से। कब? 1892। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो देखिए टाइम पीरियड के अनुसार आपको बताना है, आपको ये पता होना चाहिए कि चारों ऑप्शन है ये कब कब हुआ था। ठीक है, बात किया जाए इलाहाबाद की संधि की, तो इलाहाबाद की संधि 1765 में, ठीक है, 1765 में हुआ था। ये पलासी के युद्ध के बाद, 1757 की पलासी के युद्ध के बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, और उसके बाद ये जो संधि हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82, यानी 1775 से 82। ठीक है, और ये जो तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था वो हुआ था 1790 से 92। ये हुआ था 90 से 92। और सालबाई की जो संधि है 1782 में हुआ था।
तो आपको सबसे पहले जो घटित हुआ था वो है इलाहाबाद की संधि, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? देखिए, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको देश नायक कहकर संबोधित किया था। कब कहा था? 1938 के जो हरिपुरा अधिवेशन था ना, वहीं पे उन्होंने उसी अधिवेशन में देश नायक कहा था। हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ था 1938 में, और इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो प्रधान सेनापति जो था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कौन था? लॉर्ड वेवेल। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया कोलकाता में। देखिए, ये बहुत बड़ा राइट हुआ था हिंदू मुस्लिम का, और ये जो मनाया गया था ये मुस्लिम लीग द्वारा वो कोलकाता में मनाया गया था। ठीक है, और ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946। ये डेट भी याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो ये दीवाने अर्ज की जो स्थापना है बलबन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? बलबन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो भारतीय पर्यावरण को चित्रित करने वाला जो पहला कवि था वो था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? देखिए, जो ऑप्शन दिया है वो जो चारों ये तीनों ऑप्शन जो है सभी ये सही सुमेलित है, इनमें से सभी हो जाएगा। चंदावर का युद्ध 94 में, तैमूर 1398 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, ये सब सही है। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो जौनपुर का जो स्थापना है ना वो किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, वो किसके स्मृति में किया था? वो जौना खा, ये चचेरा उसके भाई थे, जौना खा के स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने ये जौनपुर जो शहर है जौनपुर को बनाया था। ये जौना खा कौन है? जौना खा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र हैं, और गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो नर्मदा घाटी में। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। देखिए, अंगीकृत किया गया, और अपनाने की जब बात हुई होगी कि पूर्णतः लागू कर दिया गया, तो लागू करने की जब बात होगी तो 26 जनवरी 1950 को। एक चीज देखिएगा, एक एडॉप्ट करना, एक होता है एडॉप्ट करना। ठीक है, मतलब एडॉप्ट अंगीकृत कर लिया गया, एडॉप्ट, और एक होता है इनएक्ट करना, इनएक्टेड। ठीक है, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बात किया जाए कि अंगीकृत जब किया गया था तो उस समय 15 आर्टिकल को, संविधान के 15 आर्टिकल को उसी दिन से लागू कर दिया गया था। जो नागरिकता से संबंधित थे, कुछ चुनाव से संबंधित थे, तो ये उसी दिन से लागू कर दिया गया। बाकी सारे को, जो संविधान के बाकी सारे जो आर्टिकल हैं वो कब से प्रभावी हुए, प्रभाव में आए? वो आए आपको 26 जनवरी 1950 से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है?
तो ये आपको बताना है कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार जो नियोजन है ये समवर्ती सूची का विषय है। देखिए जो ये समवर्ती सूची जो विषय है ना, ये 3 विषय होता है, जिसपे एक होता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रीट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूची। और जिसमें संघ सूची होता है उसमें केंद्र केंद्र सरकार उसमें केंद्र यानी कि नियम कानून बना सकती है। राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में दोनों का बनाने का अधिकार है। लेकिन यदि उस पे अगर केंद्र सरकार नियम और कानून बना देती है तो वो उसी को मान्य रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो भारतीय संविधान का जो है ना, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, के मुंशी ने इसे राजनीति जन्मपत्री भी कहा था। ठीक है, राजनीति जन्मपत्री कहा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग, तो ये है उद्देशिका को आत्मा कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऐसे पूछ देना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान की टोटल बात किया जाए कुल, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। देखिए यहाँ पे होगा कि केंद्रीय सतर्कता का जो वर्णन करता है इनमें से कोई नहीं है। अगर केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन है वो 1964 में कब किया गया था, 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। ठीक है, और ये कौन से समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो ये हुआ था संथानम समिति। याद रखिएगा, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो संथानम समिति के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, ये जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। ठीक है, ये किसी भी मंत्रालय स्वैच्छिक बॉडी है, मतलब ये अलग है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। भारतीय संसद की जो सबसे बड़ी समिति है वो है प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। कितनी सदस्यों की संख्या, 30 होती है। और इसके सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। ये जो 30 सदस्य होते हैं सभी के सभी लोकसभा से ही निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है जो सदस्यों का, वो 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, मतलब कब तक जो सीटों की संख्या है ये बरकरार रहेगी, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका डेट कि कब तक, 2026 तक जो है लोकसभा तथा विधानसभा में जो सीटों का जो संख्या है अभी समान रखी जाएगी। ठीक है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने के अधिकार हैं। देखिए संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से जो विधि के प्रश्न पर राय लेने के जो अधिकार हैं वो किनको है, राष्ट्रपति को है। किनको है, राष्ट्रपति को। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो ये कौन होता है, राज्यपाल होता है। ये कौन होते हैं, राज्यपाल। अगर केंद्र सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक जो प्रमुख होते हैं ना, वो जो सरकार के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राज्य सरकार की बात हुई तो यहाँ पे राज्यपाल। सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है यहाँ पे बताना है। देखिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण,
निर्धनता को हटाना, ये सतत विकास के लिए उपयुक्त सभी जो है ना ये आवश्यक है। अगला देखते हैं, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। जो वर्षा की जो मात्रा है ना वो किस पर निर्भर करेगी कि कितना बारिश होगा, ये वायुमंडल में नमी के आधार पर, ये जो नमी कितना है वायुमंडल में उसके आधार पर ये मात्रा तय होती है। नगरीकरण एवं देखिए जो अगला क्वेश्चन है कि नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। तो हमें ये देखिए जो अति नगरीकरण मतलब ज़्यादा नगरीकरण और ज़्यादा औद्योगिकरण जो है वो संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो जो भी चीज़, किसी भी चीज़ का जो अति है बहुत ज़्यादा अगर किया जाए तो वो क्या है, संतुलित विकास के लिए भी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हानिकारक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से है, ये केरल राज्य से संबंधित है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है। तो ये जो है यहाँ पे पश्चिमी जो घाट है ना ये जैव विविधता संपन्न, देखिए पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता संपन्न क्षेत्र। देखिए पश्चिमी घाट ये वाला घाट है, ये जो भारत के ये पश्चिम में, ये पूर्वोत्तर है, इसे पश्चिमी घाट बोला जाता है, इससे पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट को मालाबार तट भी बोला जाता है और पूर्वी घाट को ये कोरोमंडल तट बोला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो इलेक्ट्रा जो गोल्ड कप है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य इसमें से कौन सा नहीं है, तो म्यांमार नहीं है, बाकी सभी ये सार्क के सदस्य हैं। देखिए अगर बात किया जाए, सार्क की स्थापना जो है 1985 में हुआ था। ठीक है, और यह 8 देशों का समूह है। ठीक, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 61, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए यह एक काल्पनिक रेखा जो कि मैप पे या कहीं भी जो धूप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाते हुए खींचा जाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं आइसोहेल। क्या कहते हैं, आइसोहेल। ध्यान रखिएगा, एक होता है समधूप रेखा, समताप रेखा, समदाब रेखा। तो समान धूप वाली, जहाँ पे समान धूप मतलब कि जो धूप का जो पीरियड है ना, समय अवधि है, मतलब यहाँ पे अगर समय अवधि जितना है कि एक जगह पे मान लीजिए, और वही यहाँ पे भी समान अवधि है जो सूर्य के प्रकाश, मतलब इतनी देर तक सूर्य के प्रकाश जो रहेगा यहाँ पे, तो इन दोनों को जो एक काल्पनिक रेखा है ना इसी को समधूप क्या बोलते हैं, समधूप रेखा। समताप में क्या होता है, समान ताप, और समदाब में क्या होता है कि समान दाब वाले रेखा को, ठीक है, समान दाब वाले को जोड़ने वाली जो रेखा है समदाब रेखा कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आइसोहेल। और आइसोथर्म क्या होता है, आइसोथर्म का मतलब होता है समताप। ये आइसोथर्म जो लिखा है ना ये समताप हो जाएगा। और आइसोबार जो है वो समदाब, मतलब समान दाब वाले जगह को मिलाने वाले, और ये समान ताप वाले। ठीक है, और आइसोहेलाइन जो है ये मतलब कि देखिए क्या होता है कि समुद्र में अलग अलग जगह लवणता अलग अलग पाया जाता है। जो सलाइनिटी है, सैल्किनिटी, जो सलाइनिटी वो अलग अलग जगह अलग अलग पाया जाता है। जो नमकीन जो पानी लगता है वो, तो वो अगर उसको क्या है ना कि मतलब कौन कौन से जगह, मतलब जो सलाइनिटी है वो मतलब एक जैसा समान, मतलब लवणता जहाँ पाया जाता है, समान लवणता हो, तो उस लाइन को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, आइसोहेलाइन बोलते हैं। ठीक है, समलवणता रेखा ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें जो आपका आंसर है, आंसर कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो है पंडवानी, नवारानी और डागला, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और लाहो और बांग्ला जो है ये दूसरा नंबर, ये है आपका मेघालय से संबंधित है। और ये जो तीसरा ऑप्शन है वो आपको हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और चौथा जो ऑप्शन है आपका, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपको 6 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात किया जाए तो वो आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक जो अकादमी है ना, उसकी स्थापना 1953 में हुई। कब हुई? 1953 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असम राइफल का मुख्यालय स्थित है। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग में। ठीक है, असम राइफल की स्थापना कब हुआ था? 1835 में हुआ था। ठीक है, 1835 में। एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड जो है ये आवेश की इकाई है। किसकी है? आवेश की इकाई है। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हृदय और मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? हृदय और मस्तिष्क। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो प्रत्यावर्ती धारा का जो आविष्कार है वो निकोला टेस्ला। किसके द्वारा? निकोला टेस्ला। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह हो जाएगा, यह दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, धारा क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। यदि विभवांतर को स्थिर रखते हुए, ठीक है, एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो हो जाएगा प्रतिरोध जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आधा हो जाता है। देखिए ये है, आप जान रहे होंगे कि V बराबर आई आर। ठीक है, तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा I बराबर V बाई आर। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यदि V कांस्टेंट है, यहां पे यदि V कांस्टेंट है और प्रतिरोध R/2,